तो चलिए सीधा काम की बात पर आते हैं। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम एक ऐसे सीमेंट दिग्गज की बात करने वाले हैं जिसने मार्केट में सच में तहलका मचा रखा है। हम बात कर रहे हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट की। इनके FY26 के शानदार नतीजे आ चुके हैं और साथ ही इनका 3000 करोड़ रुपए का जो एक बहुत ही अग्रेसिव और महत्वाकांक्षी एक्सपेंशन प्लान है ना, आज हम उस पूरे ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। एक ब्लॉकबस्टर फाइनेंशियल ईयर, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया गया, 3000 करोड़ का वो बड़ा एक्सपेंशन प्लान, सस्टेनेबिलिटी यानी ग्रीन एनर्जी पर फोकस और आखिर में रेटिंग्स और फ्यूचर के रिस्क। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनके इस ब्लॉकबस्टर फाइनेंशियल ईयर की। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 52%। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है। FY26 में जेके लक्ष्मी सीमेंट का नेट प्रॉफिट सीधा 52% ऊपर भागा है। पिछले साल यानी FY25 में ये 283 करोड़ रुपए था, जो अब FY26 में छलांग लगाकर सीधा 430.34 करोड़ रुपए हो गया है। मतलब कंपनी ने इस साल प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में वाकई कमाल कर दिया है। जाहिर है इतने तगड़े मुनाफे के पीछे सेल्स का भी बड़ा हाथ है। FY25 में नेट सेल्स करीब 6192 करोड़ रुपए थी, जो FY26 में बढ़कर 6762 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। लेकिन सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बढ़ा है। अगर आप वॉल्यूम देखें तो टोटल सेल्स वॉल्यूम भी 121.29 लाख टन से बढ़कर 133.46 लाख टन तक पहुंच गया है। साफ है कि मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी स्ट्रांग है। तो नंबर्स तो शानदार है, लेकिन सवाल यह है कि ये मार्जिन्स आए कैसे। चलिए दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। देखिए, जेके ऑर्गेनाइजेशन के पास 140 साल की एक बहुत पुरानी और मजबूत लेगेसी है, लेकिन इन्होंने खुद को मॉडर्न एफिशिएंसी के साथ बखूबी ढाला है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जुलाई 2025 में हुआ अमालगमेशन यानी विलय, जहां उदयपुर सीमेंट वर्क्स, हंसदीप इंडस्ट्रीज और हाईड्राइव डेवलपर्स जैसी सब्सिडियरीज को मेन कंपनी के साथ मिला दिया गया। इस एक कदम से काम करने का तरीका काफी सुव्यवस्थित और एफिशिएंट हो गया। और इस एफिशिएंसी का असर साल के आखिर में कैसा दिखा, ये समझिए। फाइनेंशियल ईयर की आखिरी तिमाही यानी Q4 का मोमेंटम एकदम अलग लेवल पे था। Q3 में वॉल्यूम 32.81 लाख टन था, जो Q4 में जंप करके 38.96 लाख टन हो गया। ये सीधे सीधे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 19% की ग्रोथ है। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वो भी 67% से उछलकर सीधा 81% हो गया। मतलब साल खत्म होते होते इनकी फैक्ट्रियां फुल गियर में काम कर रही थीं। यहां तक तो बात हुई प्रेजेंट की। अब देखते हैं इनका फ्यूचर प्लान क्या है। तीसरा सेक्शन, 3000 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन। ये स्लाइड कंपनी के एम्बिशन की पूरी कहानी बयां करती है। मार्च 2028 तक कंपनी अपनी टोटल कैपेसिटी को 18 मिलियन टन से बढ़ाकर सीधा 22.45 मिलियन टन प्रति वर्ष करने की तैयारी में है। और इसी भारी भरकम स्केल को अचीव करने के लिए ये 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ये आने वाले 2 सालों में कंपनी का गेम पूरी तरह से बदल सकता है। अब सवाल है कि ये पैसा कहां और कैसे लगेगा। तो देखिए, इनका फुटप्रिंट काफी दूर तक फैलने वाला है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग प्लांट में 2.3 MTPA की क्लिंकर लाइन और 4.6 MTPA की नई सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट लग रही है। इसके अलावा यूपी के प्रयागराज, बिहार के मधुबनी और झारखंड के पतरातू में कुल 3.4 MTPA की स्प्लिट लोकेशन यूनिट्स बन रही हैं। और हाँ, लॉजिस्टिक्स को और स्मूथ बनाने के लिए दुर्ग में 325 करोड़ रुपए की लागत से एक रेलवे साइडिंग का भी काम चल रहा है। ये सब कुछ डेट और इंटरनल फंड्स के मिक्स से फाइनेंस हो रहा है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, आज के दौर में बिना ग्रीन इनिशिएटिव्स के कोई भी ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है। तो चलिए चौथे सेक्शन में बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी को पावर अप करने की। Q4 में इनके पावर मिक्स पर नजर डालें तो बहुत ही शानदार तस्वीर दिखती है। इसमें सबसे इंप्रेसिव हिस्सा है ये 40% वाला ग्रीन एनर्जी का स्लाइस। जी हाँ, वेस्ट हीट रिकवरी, सोलर और विंड एनर्जी को मिलाकर इन्होंने अपनी लगभग आधी बिजली की जरूरत को रिन्यूएबल सोर्सेज पर शिफ्ट कर दिया है। बाकी 54% अभी भी ट्रेडिशनल थर्मल पावर से आ रहा है, लेकिन ये 46% अपने आप में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव शिफ्ट है। इसी से जुड़ा एक और शानदार कदम राजस्थान के सिरोही प्लांट में उठाया जा रहा है। कंपनी अपने थर्मल सब्स्टिट्यूशन रेट यानी TSR को मौजूदा 4% से बढ़ाकर सीधा 16% करने के टारगेट पर काम कर रही है। मतलब कोयले जैसे ट्रेडिशनल ईंधन की जगह ऑल्टरनेटिव फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ेगा। इससे पर्यावरण को तो फायदा होगा ही, साथ ही लंबी अवधि में लागत भी काफी कम होगी। तो सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है, राइट?
लेकिन रुकिए, जब इतना तेज एक्सपेंशन हो तो मैक्रो इकोनॉमी की हकीकत को समझना भी उतना ही जरूरी है। आइए आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, रेटिंग्स और भविष्य की चुनौतियां। फाइनेंशियल मजबूती की बात करें तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कैरेज ने कंपनी को केयर AA स्टेबल की रेटिंग दी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल काफी कंफर्टेबल जोन में है। उनका गियरिंग रेशियो बढ़िया है और नेट डेट टू PBLTT रेशियो भी सुधरकर 1.12 पर आ गया है। आसान भाषा में कहें तो 3000 करोड़ के इतने बड़े खर्चे के बावजूद इनकी बैलेंस शीट इतनी मजबूत है कि वो आगे के कर्ज को आसानी से हैंडल कर सकती है। हालांकि आगे का रास्ता बिल्कुल बिना रुकावट के नहीं होने वाला है और ये बात खुद कंपनी ने भी मानी है। कुछ मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है, जैसे पश्चिम एशिया में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, रुपए की वैल्यू में जो गिरावट आ रही है और सप्लाई चेन की कुछ अड़चनें। ये सभी फैक्टर्स आने वाले वक्त में कंपनी की लागत और मोमेंटम दोनों के लिए एक चुनौती बन सकते हैं। और इन सब ग्लोबल इश्यूज के साथ साथ अगर सरकारी केपेक्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च थोड़ा भी धीमा पड़ता है तो इसका सीधा असर सीमेंट की डिमांड पर दिखेगा। जरा इस 6 से 7% के नंबर को ध्यान में रखिएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि FY27 में सीमेंट इंडस्ट्री की ओवरऑल डिमांड ग्रोथ थोड़ी नरम पड़कर सिर्फ 6 से 7% के बीच रह सकती है। तो अब हम वापस एक बहुत ही अहम सवाल पर आ जाते हैं। क्या जेके लक्ष्मी सीमेंट अपने 3000 करोड़ रुपए के इस भारी भरकम कैपेसिटी एक्सपेंशन को FY27 में मार्केट डिमांड में आने वाली इस संभावित सुस्ती के साथ सफलतापूर्वक बैलेंस कर पाएगी? सोचिए, एक तरफ सप्लाई तेजी से बढ़ रही है और दूसरी तरफ डिमांड थोड़ी ठंडी पड़ सकती है। ये क्लासिक बिजनेस टेंशन है। आने वाले क्वार्टर्स में देखना काफी दिलचस्प होगा कि कंपनी इसे कैसे नेविगेट करती है। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही इनसाइट्स के साथ फिर मिलेंगे।